हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला में। आज हम सामान्य हिंदी का पार्ट 2 चलाएंगे। इसका नाम बर्तनी है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, आप इसको पढ़िए। बर्तनी किसे कहते हैं? किसी शब्द में किसी भाव को बताने के लिए जितने वर्ण या अक्षर जिस क्रम में प्रयोग होते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखने को वर्तनी कहते हैं। जैसे इसी चीज को, वर्तनी को अंग्रेजी में हम इंग्लिश और उर्दू में हिज्जे कहते हैं। उर्दू भाषा में वर्तनी को हिज्जे के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी भाषा में इसको हम इंग्लिश के नाम से जानते हैं। वर्तनी संबंधी कुछ विशेष जानकारियां हैं। नंबर 1, जैसे वर्णों की लिखावट में संबंधी सावधानी बरतने के लिए। वर्णों की लिखावट में सावधानी, जैसे ख वर्ड की लिखावट में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। हमें शुद्ध तरीके से ख को इस आकार में लिखना चाहिए जैसे कि मैंने ये लिख रखा है। अगर हम ख को इस आकार में लिखते हैं तो ये पढ़ने में ऐसा लगता है जैसे हम अगर इसको खाना ऐसे लिख देंगे तो, लेकिन ये खाना नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ रवाना सा महसूस हो रहा है। खाना का अर्थ होता है भोजन करना और ये है रवाना। रवाना का अर्थ होता है चले जाना। यहाँ इसका अर्थ ही चेंज हो जाता है। यदि हम इसको इस तरीके से लिखते खाना तो ये बिल्कुल सही था और ये इस आधार पर ये सही है रवाना। तो रवाना मतलब चले जाना। तो ये हमें सावधानियां जो है बहुत ज़्यादा बारीकी से देखना होता है। वर्तनी में यही छोटे छोटे पॉइंटों की जो है कमी होती है जिससे हम चूक जाते हैं। जैसे हम लिखते हैं खजाना, यदि मैं इसको इस तरीके से लिख दूं खजाना और यहाँ पर इस तरीके से लिख दूं खजाना, और इसी तरीके से वर्तनी संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ऐसे ही ऑप्शन दिए जाते हैं। यहाँ खजाना को रवजाना भी पढ़ा जा सकता है, इसलिए ये गलत है। ये खजाना स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। शुद्ध तरीके से खजाना इसी तरीके से लिखा जाएगा। इन्हीं चीज़ों को हमें, इन्हीं बारीकियों को समझना है। जैसे अब आते हैं सिरोरेखा संबंधी। जिस सिरोरेखा हमें कैसी लगानी चाहिए, किस अक्षर या किस वर्ण के ऊपर लगानी चाहिए या कहाँ पर नहीं लगानी चाहिए, इसके बारे में इसमें दर्शाया गया है। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सिरोरेखा तोड़ी जाती है, चाहे वह वर्ण जो है शब्द के मध्य में ही क्यों ना आते हों। वो वर्ण यदि हैं, जैसे कुछ वर्ण हैं ध, थ, छे, स्र, भ, अ, स, ये वर्ण ऐसे वर्ण हैं, ये यदि किसी शब्द को लिखने में उसके मध्य में भी आते हैं तब भी सिरोरेखा को हमें तोड़ना ही पड़ेगा। जैसे हम लिखते हैं आभास, आभास। आभास में हमें अ यहाँ से सिरोरेखा नहीं लेनी है, हमें यहाँ से लेनी है और यहाँ तक लाएंगे या तोड़ देंगे, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ ले जाएंगे। हमें इस तरीके से यही सावधानियाँ बड़े गौर से हमें वर्तनी में देखनी होती हैं, तभी हमारी वर्तनी शुद्ध हम ढूंढ सकते हैं। लगभग इसी से रिलेटेड 4 ऑप्शन ऐसे ही दिखने में लगते हैं जो बच्चे जो है उसमें कमी कर देते हैं और दूसरे ऑप्शन को यूज कर लेते हैं, वहाँ गलती हो जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है सिरोरेखा संबंधी। यदि ध के ऊपर या थ के ऊपर या छे के ऊपर, जैसे हमें लिखना है अक्षरा, अक्षरा लिखेंगे तब भी हम अ पे इतना और इतना, छ को बीच में सिरोरेखा जो है वो पूरी न लगा करके तोड़ के चलेंगे।
ये कुछ वर्ड ऐसे हैं, ये चाहे मध्य में हो और चाहे पहले हो, इन पर हम ऊपर से सिरोरेखा नहीं लेते हैं। अब इससे आगे चलते हैं संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्णों में क्या होता है, दो वर्णों से मिलकर बना वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाता है। दो वर्णों से मिलकर बना हुआ वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है संयुक्त वर्ण है त्र, ये दो वर्णों से बना हुआ है, जैसे त और र, इस तरीके से। तो ये जो है संयुक्त वर्ण में आपको पहले पढ़ा चुका हूं वर्णमाला में, आप उसको वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा समय बर्बाद करने में कोई फायदा नहीं है, बहुत कम समय में और ज़्यादा मुझे समझाना है। जब हम व्यंजनों को आधा बनाते हैं, संयुक्त वर्ण के हमें कुछ विशेष ध्यान रखने वाली चीजें हैं। जब हम व्यंजनों को आधा बनाते हैं तो व्यंजन के नीचे हलंत लगाते हैं। ये सारी चीज मैं पहले बता चुका हूँ स्पर्श व्यंजन वगैरह में। यदि शब्द के मध्य में आए हुए व्यंजन आधे हों, कोई शब्द हम लिखते हैं और उसके मध्य में जो व्यंजन आया है और वो आधा है, तो उन्हें आधा लिख सकते हैं, किंतु कुछ व्यंजन आधे नहीं लिखे जाते हैं। जैसे छ, ट, ठ, ड, ढ, द, र, ह, ये ऐसे कुछ विशेष व्यंजन हैं जिन्हें हम मध्य में आने के बावजूद भी आधा यानी अलग तौर पर नहीं लिख सकते हैं। उन्हें दूसरे व्यंजन के साथ युग्म करके लिखा जाता है। किसी न किसी दूसरे व्यंजन के इसके ठीक पीछे आने वाले व्यंजन के साथ इसको हम ऐड कर देते हैं। सर्वाधिक प्रयोग में आने वाले वर्ण हैं वो कौन से हैं, जैसे द, र, ह हैं। ये तीन वर्ण ऐसे हैं जो सर्वाधिक ज्यादा बार बार प्रयोग में आते हैं। जैसे ये हैं, तो इसको जो है हम यहां पर दर्शा रहे हैं। ये सारी चीजें मध्य में आया हुआ व्यंजन जो है वो उससे आगे आने वाले व्यंजन के साथ चला जाता है, जो आधा व्यंजन है। जो आधा व्यंजन होता है उसको हम उससे आगे वाले के साथ, जिसके साथ स्वर मिक्स होता है, जो पूर्ण व्यंजन होता है उसके साथ आधा चला जाता है और उसके ऊपर जो है उसको आसीन कर देते हैं, उसके साथ लिखा जाता है। अब जैसे द का संयुक्त वर्ण रूप, द का संयुक्त वर्ण रूप, जैसे द है तो द को संयुक्त वर्ण के साथ हम जब चलते हैं तब, जैसे य के साथ यदि द आए, जैसे लिखा जाता है ना विद्या, विद्या में जैसे ये मैंने विद्या लिखा है तो इसमें द आधा होता है और य पूरा होता है। तो आधा द जो है वो य के साथ चला गया है, यहाँ य के साथ चला गया है, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। लिखने के लिए हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे विद्या। अब विद्या लिखेंगे तो ये हो गया आधा। ये जो आधा व्यंजन है, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये जो आधा व्यंजन है जिसके नीचे मैंने हलंत लगा दिया है, ये ऐसे न लिख करके शुद्ध रूप में यहाँ इसके साथ चला जाएगा। इसी तरीके से जैसे द आधा है, पूरे दा के साथ चला जाएगा, यहाँ डबल दा हो गया। जैसे ये जैसे लिखते हैं उद्देश्य, उसमें आता है। जैसे ये है द्व। अब यहाँ पर कोई ये नहीं कह सकता कि ये व पूरा है और द आधा है। अगर द आधा हो जाए तो इसको मैं द आधा करके प्लस व कर दूं तो ये द्व बोला जाएगा। और यदि